जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक नया कल्चर पढ़ने वाले हैं और उस कल्चर का नाम है हमारे पोलन कल्चर, जिसको हम एंथर कल्चर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम हिंदी के अंदर पराग संवर्धन या फिर पराग को संवर्धन के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी भी पौधे में से परागकण या फिर पराग को उसको निकालकर एमएस मीडियम में रखकर उससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है संवर्धन के माध्यम से, तो उसे हम बोलते हैं पराग संवर्धन या फिर पराग को संवर्धन के नाम से उसको हम जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पराग संवर्धन के बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले पराग संवर्धन के बारे में दो वैज्ञानिक हुए थे, गुहा व माहेश्वरी। इन्होंने सबसे पहले पराग संवर्धन के बारे में बताया था और ये जो दोनों वैज्ञानिक है ये हमारे इंडियन ओरिजिन के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इन्होंने किस पादप के ऊपर ये बताया था? तो इन्होंने याद रखना, धतूरा इनोक्सा नामक एक पादप था, उसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले पराग संवर्धन जो टेक्निक होती है वो विकसित की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुहा व माहेश्वरी ने जो ये टेक्निक विकसित की उसका क्या एडवांटेज था। तो उसका मुख्य रूप से हम एडवांटेज की बात करें तो अगुणित पौधे विकसित करना, अगुणित पौधों की प्राप्ति करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। तो अब अगुणित पौधे क्या होते हैं? तो इसका सिंपल सा अर्थ समझ लीजिए कि किसी भी कोशिका के अंदर जब जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो n होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी केवल एक प्रति होती है, तो उसे हम बोलते हैं अगुणित। अगर दो प्रतियां होगी तो उसे हम बोल देंगे द्विगुणित, अगर तीन होगी तो उसे बोलेंगे त्रिगुणित। तो अगर सिंगल प्रति है या फिर सिंगल कॉपी है तो उसे हम अगुणित के नाम से जानते हैं और उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो n होता है। क्या होता है? अगुणित का प्रतीक चिन्ह n होता है और अगुणित को इंग्लिश में हम हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब पराग संवर्धन गुहा व माहेश्वरी के द्वारा किया गया, ये टेक्निक विकसित हो गई, तो उसके बाद में कई सारे पादप होते हैं, तो उसमें से कई सारे जो पादप होते हैं उनको पर्टिकुलर एक फैमिली के अंदर रखा जाता है। जैसे हम बात करें ग्रेमिनी फैमिली हो गई, हम बात करें ग्रेमिनी हो गई, लेग्यूमिनेसी हो गई, सोलेनेसी हो गई, मालवेसी हो गई, टिलियेसी हो गई, ये कई सारी फैमिली होती है। तो ये जितनी भी फैमिली होती हैं उसमें से ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर सबसे अधिक अगुणित पादप विकसित हुए हैं? तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट आता है हमारा कि सर्वाधिक जो हैप्लॉइड प्लांट है वो किस फैमिली के अंदर डेवलप हुए हैं। तो वो याद रखिएगा किस फैमिली के अंदर? सोलेनेसी फैमिली के अंदर। सोलेनेसी फैमिली के अंदर हमारे कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? तो ये याद रखिएगा। इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से यदि हम बात करें, इसके अंदर हमारे टमाटर हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, बैंगन हो गया, ये सब के सब जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये सब के सब हमारे सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं और इन सभी के अंदर क्या हुआ? अगुणित पौधे विकसित किए गए हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम कि जो गुहा व माहेश्वरी के द्वारा जो अगुणित पौधे विकसित करने की जो टेक्निक दी गई थी उस टेक्निक का प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो इधर ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस आपके सामने लिखी हुई है, इस प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगुणित पौधे किस प्रकार से डेवलप किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इधर सभी अपना ध्यान इधर दीजिएगा। मेथड की बात करें तो एक आपके सामने प्लांट दिखाई दे रहा है। इस प्लांट के अंदर अभी ये जो प्लांट है ये किस कंडीशन में है? तो 2n कंडीशन में है, यानी कि इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या है वो डिप्लॉइड के फॉर्म में है। किस रूप में है? डिप्लॉइड फॉर्म में है, इसलिए इस प्लांट को हमने क्या नाम दिया था? 2n नाम दिया था, ठीक है ना, यानी कि द्विगुणित पादप नाम दिया। अब ये जो पादप होता है, किसी भी पादप के अंदर जो हमारा रिप्रोडक्टिव भाग होता है जिसको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं, उस फ्लावर के अंदर दो चीज ऐसी होती हैं जो डिप्लॉइड ना होकर हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड ना होकर कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, जिसमें मुख्य रूप से एक तो आता है हमारे जो फूल होता है उसके अंदर एक तो चीज आती है हमारे एंथर आता है। क्या आता है? एंथर, जिसको हम बोलते हैं परागकोश। और दूसरा आता है हमारे एक मादा भाग आता है, इसको तो हम बोलते हैं नर भाग। क्या बोलते हैं? जो हमारे हैप्लॉइड जो भाग होता है वो कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक तो होता है नर भाग जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और जो दूसरा जो हमारा हैप्लॉइड होता है उसे हम बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। अब पुंकेसर के अंदर भी कई सारे भाग आते हैं, जिसके अंदर हम जनरली बात करें परागकोश हो गया, पूतंतु हो गया, ये सारे आते हैं। स्त्री केसर के अंदर अंडाशय हो गया, हमारे वर्तिकाग्र हो गया और वर्तिका आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम किसका कौन सा भाग ले रहे हैं? एंथर वाला भाग ले रहे हैं, यानी कि पुंकेसर वाला भाग ले रहे हैं। पुंकेसर के अंदर जो हमारे परागकण होते हैं उनको हम काम में ले रहे हैं। तो हमने क्या किया? ये एक हमारे क्या था? फ्लावर था। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारा फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर क्या थे? हमारे परागकण थे। जो परागकण किस कंडीशन में थे? n यानी कि हैप्लॉइड थे।
परागकणों को हमने क्या किया, इस पौधे से जो फूल था उसमें से अलग किया और ये आपको परागकण दिखाई दे रहे हैं। ये परागकण हो जाएंगे और ये किस कंडीशन में, अभी हैप्लॉइड कंडीशन में। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोलन होते हैं इन्हीं का हम क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे, यानी कि इसको हम एमएस मीडिया के अंदर रखेंगे। अब हमने क्या किया, ये जो जितने भी हमारे पोलन थे इनको हमने क्या किया, ये हमारा मीडिया था, एमएस मीडिया था। ये कौन सा मीडिया था साथियों, एमएस मीडिया। कौन सा मीडिया था, ये एमएस मीडिया था। इस एमएस मीडिया के अंदर हमने जैसे इसको रखा ग्रो करने के लिए, तो इसमें डिवीजन होने लगा और जैसे डिवीजन होने लगा तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, कैलस का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि एंथर था, एंथर को हमने एमएस मीडिया के अंदर रखा, एमएस मीडिया से किसका फॉर्मेशन होने लग गया, कैलस का फॉर्मेशन होने लग गया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारे कैलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे कैलस में और जैसे जैसे डिवीजन होता जाता है तो इस डिवीजन में से किसका फॉर्मेशन होने लगता है, एक तो निकलने लगता है ये ऊपर वाला जो ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट। ठीक है ना, यानी कि प्रहरों का निर्माण होता है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। और जब ये दोनों ऐसी कंडीशन आ जाते हैं, यानी जिसमें रूट का फॉर्मेशन भी हो जाए और सूट का फॉर्मेशन भी हो जाए, उसे हम बोलते हैं सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सीडलिंग स्टेज में क्या होता है कि प्लांट की ऐसी स्टेज या ऐसी अवस्था जिसके अंदर हमारे सूट का फॉर्मेशन भी दिखाई दे हमको, रूट का फॉर्मेशन भी दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं सीडलिंग स्टेज। जिसके अंदर जो सूट जो होता है उसके अंदर लगभग 3 से 4 पत्तियां हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना, उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसे सीडलिंग स्टेज कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक हमारे पोलन से एक छोटा छोटा एक प्लांट धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। अब इस डेवलपिंग जो प्लांट होता है इसको हम किस के अंदर स्थानांतरित करते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर स्थानांतरित करते हैं। किसके अंदर स्थानांतरित करते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर स्थानांतरित करते हैं। और ग्रीन हाउस के अंदर छोटे छोटे गमले रखे हुए होते हैं और उन्हीं गमलों के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो सीडलिंग वाले जो प्लांट होते हैं इनको उन गमलों के अंदर लगाया जाता है। अब जैसे उन गमलों के अंदर ये सीडलिंग वाले प्लांट को लगाया जाता है और फिर लगाने के बाद में वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो हमने नया पौधा वो उस गमले के अंदर लगाया है वो वहाँ पर कितना सर्वाइव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बाहरी जो वातावरण है उसके प्रति वो कितना संवेदनशील है, आंतरिक वातावरण के प्रति वो कितना संवेदनशील है, जहाँ पर भी उसे नया क्लाइमेट मिल रहा है, चाहे वो हमारे तापमान हो, आर्द्रता हो, वायु हो, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, अगर वो मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, अगर वो नए वातावरण के प्रति अगर अपने आप को ढाल लेता है तो उसे हम आगे प्रोवाइड करवा देते हैं, यानी कि उसको हम खेत में ले जाकर छोड़ देते हैं और वहाँ पर उससे हम कई सारे नए पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर हम क्या करते हैं कि हार्डनिंग की प्रोसेस को अपनाया जाता है। हार्डनिंग क्या होती है, तो जब प्रयोगशाला में जो पौधे विकसित होते हैं उनको नए वातावरण के प्रति वो कितने संवेदनशील है उसकी पता करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे हम बोलते हैं हार्डनिंग बोलते हैं। और हार्डनिंग की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर अपनाई जाती है, ग्रीन हाउस के अंदर अपनाई जाती है। अब ये जो नया पौधा विकसित हुआ है हार्डनिंग के दौरान ग्रीन हाउस के अंदर, वो कैसा होता है, अगुणित होता है। ये जो पौधा प्राप्त हुआ था वो कैसा प्राप्त हुआ है, अगुणित पौधा प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पोलन काम में लिया था वो कैसा था, एन था, यानी कि हैप्लॉइड था। तो जो नया पौधा बनेगा वो भी कैसा प्राप्त होगा, हैप्लॉइड होगा। यानी कि ध्यान से देखिए, इधर हमने जो पौधा लिया था वो पौधा तो कैसा था 2n, और 2n में से हमने जो पौधा था उसमें से हमने फ्लावर वाले पार्ट से पोलन को निकाला था और वो कैसा था, हमारा nth यानी कि हैप्लॉइड था। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारे हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो गया। अब यदि भविष्य के अंदर यदि हमें हैप्लॉइड जो प्लांट होता है इसी से वापस हमें कौन सा डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त करना होता है, यानी कि द्विगुणित पौधा बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो यदि हमें हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉइड प्लांट बनाना है तो उसके लिए हम एक रसायन का प्रयोग करते हैं और उस रसायन का नाम होता है कोल्चिसिन। क्या नाम होता है, कोल्चिसिन होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हैप्लॉइड प्लांट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिप्लॉइड प्लांट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तब हम एक रसायन काम में लेते हैं और उस रसायन का नाम हो जाएगा कोल्चिसिन, या फिर इस कोल्चिसिन को हम कोल्चिसिन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। कई बार कोल्चिसिन टेक्निक का भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होता है ये, तो ऐसी तकनीक जिसके अंदर अगुणित पौधे से द्विगुणित पौधा बनाया जाता है उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, कोल्चिसिन कहा जाता है। और ये जो कोल्चिसिन जो टेक्निक होती है इसका उपयोग हमारे भारत देश में बहुत ही कम होता है, लेकिन जो विदेश के जो जितने भी देश है, जैसे हम बात करें जो डेवलप जो नेशन है, जैसे हम बात करें अमेरिका हो गया, हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका का पड़ोसी देश हो गया फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, हम बात करें ब्राजील हो गया, हमारा पड़ोसी देश चीन हो गया, हमारा पड़ोसी देश थोड़ा इधर हम बात करें तो जापान हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, ये जितने भी हमारे डेवलपिंग जो नेशन होते हैं उनके अंदर
कोल्चिसिन का प्रयोग करके अगुणित पौधों से द्विगुणित पौधे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये रसायन। और जैसे हमें द्विगुणित पौधा प्राप्त हो जाता है, वापिस ये कि ये प्रोसेस चलती रहती है और हम पोलन कल्चर या फिर एंथर कल्चर की सहायता से अगुणित पौधे प्राप्त करते रहते हैं। इसी के साथ में हमारा जो पराग संवर्धन या फिर जो हमारा पराग को संवर्धन होता है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया हो तो मैंने जैसा समझाया है वो आपको याद रखना है और एग्जाम में आ जाए तो लिख कर आना है। और इसी का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नया टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम हो जाएगा माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। यही हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है ना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप भी अपना हेडिंग डालिएगा माइक्रो प्रोपेगेशन या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन, हेडिंग डालिएगा सभी माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है ना, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे? तो हेडिंग हो जाएगी हमारे सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या हो जाएगा हेडिंग हमारी? सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर अलग से एक टॉपिक दे रखा है कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, इसके डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं, इसके स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो वो सभी हम यहाँ पर देखने वाला है। ठीक है ना, तो यदि हम बात करें सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन, तो इसका सिंपल सा अर्थ समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन का अर्थ क्या होता है। तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और प्रोपेगेशन का अर्थ होता है प्रवर्धन। यानी कि प्रवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो पहले वाले पौधे का ही क्या करना है, हमें वर्धन करना। वर्धन का शाब्दिक अर्थ होता है गुणन करना। वर्धन जो यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? गुणन करना। क्या होता है? गुणन करना। यानी कि किससे गुणन करना है? तो पर, यानी कि पहले वाले से ही क्या करना है, जो पहले वाला पौधा था उसी से हमें क्या बनाना है, नए कई सारे पौधे बनाने हैं। और अगर उसी से हम पौधे बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवर्धन, यानी कि प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, सूक्ष्म या फिर माइक्रो। माइक्रो का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हमारे पास में पहले वाला जो पौधा था उसमें से हम एक छोटा सा भाग निकालेंगे, चाहे पत्ती होगी, बड होगी, कुछ भी होगा, वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्तियां, कुछ भी हो सकता है, फूल हो सकता है। अगर हम जो पहले वाला पौधा था उसमें से एक छोटा सा भाग निकालते हैं और उसी का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी कि उस छोटे से भाग की सहायता से यदि हम कई सारे हजारों पौधे बना लेते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा मदर प्लांट जो होता है, जो हमारा क्या है, मदर प्लांट है, मदर प्लांट है, इस मदर प्लांट से क्या करना है, हम एक छोटा सा हिस्सा का भाग, छोटा सा हिस्सा अलग करेंगे। छोटा सा हिस्सा हमने अलग ही किया, जो हमारा मदर प्लांट था उसे हम एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल अलग करेंगे और इस अलग किए हुए जो हिस्सा होता है इसी से क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। नया प्लांट बनेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इससे जो नया प्लांट बना उसी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी एक्स प्लांट, इसी के अंदर आ जाएगा। हमारे जितने भी हमने टिश्यू कल्चर पढ़े हैं वो टिश्यू कल्चर से अल्टीमेटली कोई ना कोई कई सारी संख्या में नए पौधे बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे एक्स प्लांट होता है उसी से क्या बनेगा, एक नया पौधा बनेगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि मात्र पौधे से एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा भाग अलग करके उसका हम संवर्धन करेंगे और संवर्धन से जो नया पौधा बनेगा उस नए पौधे को ही हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से उसको जानेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, माइक्रो प्रोपेगेशन की परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, माइक्रो प्रोपेगेशन की जो अवस्थाएं होती है या फेज जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो हमारे इसके अंदर पॉइंट आता है वो क्या आता है, माइक्रो प्रोपेगेशन की अवस्था। ठीक है ना, जिसको हम स्टेजेस के नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन की स्टेज। तो यदि पूछे एग्जाम के अंदर कि माइक्रो प्रोपेगेशन की कितनी स्टेज होती है तो याद रखिएगा 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती हैं। और इन स्टेज के बारे में किसने बताया था, तो ये वैज्ञानिक आता है मुराशिगे। कौन वैज्ञानिक आता है, मुराशिगे। मुराशिगे ने बताया था। इन स्टेज के बारे में किसने बताया था, तो मुराशिगे ने बताया था। किसने बताया था, मुराशिगे ने बताया था। काफी महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है। अब ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे और इनके अंदर कौन कौन सी परिघटनाएं होती है वो भी हमें याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर स्टेज के नाम लिख रहा हूँ, स्टेज
0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये पांचों स्टेज होती हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोपगेशन की कितनी 5 स्टेजेस होती हैं, किसने बताया था, मुरासिगे ने बताया था। और कौन कौन सी स्टेजेस होती है तो याद रखना, 0 से स्टार्ट होती है और 4 तक जाती है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इन पांचों के अंदर अलग अलग परिघटनाएं होती हैं, उनको हम सेपरेट पढ़ते हैं। तो इन पांचों को आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट से इसका नोट डाउन कीजिए, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इन पांचों स्टेज के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। परिभाषा समझ में आ गई होगी, स्टेज के नाम मैंने बता दिया। अब एक एक स्टेज के बारे में हम देखते हैं कि इन एक एक स्टेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं क्या होती हैं, जिनकी सहायता से हम आसानी से नया पौधा विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें सूक्ष्म प्रवर्धन की स्टेज की, स्टेज तो कितनी स्टेज होती है साथियों, 5 होती है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट कौन सी हो जाएगी हमारे, उसका नाम होता है स्टेज 0, ठीक है ना, स्टेज 0, ठीक है ना। स्टेज 0 के अंदर क्या होता है तो ये याद रखिएगा, स्टेज 0 के अंदर हम क्या करते हैं, जो अभी हमने परिभाषा के अंदर देखा था कि परिभाषा में हमने एक टर्म काम में लिया था, मदर प्लांट से हम एक छोटा सा भाग को चयन करते हैं। तो स्टेज 0 के अंदर यही काम किया जाता है। स्टेज 0 के अंदर क्या होता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिससे हमें एक्सप्लांट लेना है, एक्सप्लांट हेतु प्लांट का चयन करते हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं तो हमें एक छोटा सा बाग चाहिए होता है, तो उस बाग के लिए हमें एक पौधा लेंगे, और उस पौधे, कई सारे पौधे होते हैं, उसमें से हम एक पौधे का चयन करेंगे कि जहां से हमें एक्सप्लांट प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो स्टेज 0 के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट के लिए हम एक कई सारे जो पौधे होते हैं उसमें से एक ऐसे पौधे का चयन करेंगे जो रोग रहित हो, किसी भी प्रकार के उसके अंदर बीमारी नहीं लगी हो, किसी भी प्रकार के उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो, ऐसे प्लांट का चयन करेंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, एक्सप्लांट निकालेंगे, ठीक है। हमने एक्सप्लांट का चयन कर लिया किसके अंदर, स्टेज 0 के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगली जो स्टेज आएगी वो आ जाएगी स्टेज हमारे 1 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या किया जाता है तो इसके अंदर 3 स्टेप आती है, ये याद रखिएगा। इसके अंदर कौन सी, स्टेप 1 जो होती है, एक स्टेप 1 में क्या करते हैं तो जो स्टेज जो 0 थी उसके अंदर तो हमने किसका चयन किया था, प्लांट का चयन किया था। लेकिन स्टेप 1 जो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं तो इसके अंदर ये याद रखिएगा, इसके अंदर हम एक्सप्लांट को अलग करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट को अलग करते हैं, ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्लांट को हम अलग करते हैं। इसी के अंदर आती हैं स्टेप 2, इसी के अंदर क्या आती हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं तो जो एक्सप्लांट जो हमने अलग किया था, उस ये जो एक्सप्लांट जो होता है, इस एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। इस एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं स्टेप 2 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं तो ये जो एक्सप्लांट जो होता है, ये जो हमारे पास में एक्सप्लांट जो होता है, एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं तो जो हमारा जो मीडिया होता है, जो हमारा मीडिया होता है, मीडिया में रखते हैं। जो हमारा एक्सप्लांट जो होता है उसको हम एमएस मीडिया के अंदर रखते हैं। तो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 के अंदर 3 स्टेप आती हैं। स्टेप 1 के अंदर एक्सप्लांट को अलग करते हैं हम, जो चयनित पादप होता है उसे। स्टेप 2 के अंदर हम एक्सप्लांट को निर्जमीकृत करते हैं। स्टेप 3 के अंदर एक्सप्लांट को हम एमएस मीडिया के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेज 1 हमारे कंप्लीट होती है। उसके बाद में आती है हमारे स्टेज 2। कौन सी आती है, स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है, कैलस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कैलस का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, कैलस का निर्माण, ठीक है ना। कैलस का निर्माण किसके अंदर होता है, स्टेज 2 के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करें स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है तो स्टेज 3 की यदि हम बात करें तो स्टेज 3 के अंदर ये याद रखिएगा, इसमें 2 चीज़ का, ये जो कैलस जो होता है, कैलस से किसका निर्माण होता है तो ये याद रखिएगा, कैलस से एक तो हमारे यहाँ पर बनेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एक तो किसका जो हमारे कैलस बनाता है स्टेज 2 के दौरान,
ठीक है, उसका निर्माण हो गया था। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, इस केलस से फिर और डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद में एक तो किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एक तो किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, और एक किसका निर्माण होता है, तो सूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सूट फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है, सूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, तो केलस जो होता है उसी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि डिवीजन होता है, और उस डिवीजन से एक तो भ्रूण का निर्माण होता है और एक किसका निर्माण होता है, हमारे सूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सूट का निर्माण होता है, और यही दोनों आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं, एक प्लांट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। अब वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं स्टेज फोर्थ के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। स्टेज यहाँ पर हमारे स्टेज थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तो अगली स्टेज आ जाएगी हमारे स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होता है, तो जो स्टेज थर्ड में एक तो किसका निर्माण हुआ था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था, और एक किसका निर्माण हुआ था, सूट का फॉर्मेशन हुआ था। इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हालांकि होता है रूट का फॉर्मेशन भी, लेकिन इसके अंदर साइटोकाइनेन की प्रधानता अधिक होती है, जिसकी वजह से पहले सूट का फॉर्मेशन जल्दी होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसकी प्रधानता कम होती है इसके अंदर, इसलिए रूट का फॉर्मेशन थोड़ा डिले हो जाता है। होता तो है लेकिन थोड़ा लेट होता है तुलनात्मक रूप से हमारा सूट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो की बात करते हैं। एम्ब्रियो की यदि हम बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है, इससे एक नए पौधे का विकास कैसे होता है, तो ये याद रखिएगा। जो एम्ब्रियो जो होता है, इसकी संरचना की बात करते हैं, तो एम्ब्रियो जो होता है वो उस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो जो एम्ब्रियो जो होता है, इसके ऊपरी भाग में और निचली भाग में अलग अलग दो प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ऊपरी वाले जो भाग होता है इसको तो हम बोलते हैं प्रारोह उत्पत्ति वाला भाग। कौन सा भाग, प्रारोह उत्पत्ति वाला भाग। और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं मूलोत्पत्ति भाग। कौन सा भाग, मूलोत्पत्ति भाग। प्रारोत्पत्ति भाग और मूलोत्पत्ति भाग। मूलोत्पत्ति से क्या होता है, तो रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होगा। और प्रारोत्पत्ति से किसका निर्माण होगा, सूट का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं स्टेम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो से सीधे किसका निर्माण हो जाता है, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और किस कारण से होता है, तो वो मैंने आपको कारण बता दिया, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे केलस से किसका फॉर्मेशन होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो पहला आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नंबर सेकंड की यदि हम बात करते हैं, सेकंड हम यहाँ देख लेते हैं। सेकंड हम यहाँ देखते हैं। अब सेकंड की यदि हम बात करते हैं, केलस से किसका फॉर्मेशन होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा सूट का फॉर्मेशन केलस से हो जाता है, तो ये जो जैसे हम बात कर लेते हैं, ये हमारे केलस था। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे क्या था, केलस था, ठीक है ना। ये हमारे केलस था मीडिया के अंदर। अब ये केलस आगे जाकर थोड़ा और डेवलप हुआ, और यहाँ पर हल्की सी रूट का फॉर्मेशन होने लगा, यानी कि रूट जो होती है वो सूट की तुलना में थोड़ा लेट निकलती है। तो पहले किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर हमारे इस प्रकार से सूट का फॉर्मेशन होगा, और रूट जो होती है वो हल्की सी निकलती है। तो कुछ समय बाद में क्या होगा, इसमें से रूट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, और रूट का फॉर्मेशन जैसे हो जाएगा तो यहाँ पर एक वेल डेवलप प्लांट का इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा। तो जो स्टेज फोर्थ होती है, स्टेज फोर्थ के अंदर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था और सूट का जो फॉर्मेशन हुआ था, उससे एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वो प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो मैंने आप दोनों बता दिया। एम्ब्रियो से किस प्रकार बनता है, और जो हमारा जो सूट था, उससे सूट से किस प्रकार से हमारे प्लांट का डेवलपमेंट होता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। स्टेज फोर्थ के अंदर ये दो परिघटनाएं हो गई। अब स्टेज जो फोर्थ होता है, इसके अंदर दूसरी घटना एक और आती है। इसके अंदर दूसरी जो घटना आती है वो एक और आती है, वो आती है हार्डनिंग की। कौन सी, हार्डनिंग। स्टेज जो हमारा फोर्थ जो होता है, उसके अंदर एक घटना और आती है, हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होती है, तो जो भी हमारा ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन से जो नया प्लांट बना था, और जो केलस फॉर्मेशन था, इससे जो नया प्लांट बना था, इसकी क्या किया जाता है, जो न्यू जो प्लांट होता है, ये जो हमारे पास में जो न्यू प्लांट था, इसकी क्या की जाती है, इसको ग्रीन हाउस में, इसको क्या किया जाता है, जो ग्रीन हाउस जो होता है उसके अंदर लगाया जाता है। चेक किया जाता है कि ये नए वातावरण के प्रति कितना संवेदनशील है, ठीक है ना। अगर ये नए वातावरण के प्रति संवेदनशील अच्छे से होता है, तो इसको हम फिर फील्ड में लगा देते हैं, और वहाँ से फिर हमें नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये
सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपगेशन जो होता है उसके 5 स्टेज होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर ये सूक्ष्म प्रवर्धन की स्टेज पूछी जाती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के जो प्रमुख मेथड होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। माइक्रो प्रोपगेशन के मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, आपके समझने के हिसाब से आप स्वयं से नोट्स बना लेना। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर माइक्रो प्रोपगेशन के मेथड। यदि हम माइक्रो प्रोपगेशन के मेथड की यहाँ पर यदि चर्चा करें तो माइक्रो प्रोपगेशन के मुख्य रूप से 4 मेथड होते हैं जो हमें याद रखने। उन चारों के बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर। केवल हम माइक्रो प्रोपगेशन का सामान्य परिचय, स्टेज और हम देख रहे हैं इसके अब मेथड, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोपगेशन के मेथड, माइक्रो प्रोपगेशन के यहाँ पर हम मेथड की बात करें तो यहाँ पर कितने मेथड आते हैं हमारे पास में? 4 मेथड आते हैं। कितने मेथड आते हैं साथियों? 4 आते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस नंबर फर्स्ट जो हमारे मेथड आता है वो कौन सा आता है? ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अंग जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंग जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस नंबर सेकंड जो हमारा मेथड आता है वो कौन सा हो जाएगा? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कायिक, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे याद रखिएगा, इसे हम कायिक भ्रूण जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कायिक भ्रूण जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम कायिक भ्रूण जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड पर हो जाएगा हमारे मल्टीप्लिकेशन बाय एपिकल शूट, ठीक है ना। अगला जो हमारा मेथड आता है नंबर थर्ड पे वो कौन सा आता है? मल्टीप्लिकेशन बाय एपिकल शूट, या फिर इसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेम कल्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एपिकल शूट। एपिकल शूट क्या होता है? जो कोई भी हमारे पास में प्लांट हो जाएगा, ये प्लांट का जो ऊपरी जो शीर्षस्थ जो भाग होता है, यहाँ से हम किसी भी भाग का चयन करते हैं, यानी कि एक्सप्लांट यहाँ से निकालते हैं, और इससे जब हम कल्चर करते हैं वो नए पौधे का निर्माण करते हैं या फिर नए पौधे विकसित करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एपिकल शूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपिकल शूट के नाम से जानते हैं। नंबर फोर्थ जो हमारे मेथड आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे एडवेंटियस बड, या इसी को हम बोलते हैं कक्षस्थ शाखा, कक्षस्थ कलिका। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिका, एडवेंटियस बड, या फिर इसी को हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिका के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 4 मेथड होते हैं जो हमें याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से। और आपके सिलेबस के अंदर जो शुरुआत के जो दो हैं, एक तो हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस और सेकंड हो जाएगा हमारे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है जो आपको याद रखना है, और इनके बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे। आज के सेशन के अंदर हमने 2 टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। नंबर फर्स्ट हमने देखा था, हमने एक कल्चर देखा था और उस कल्चर का नाम हो जाएगा हमारे पोलन कल्चर। उसके बाद में हमने माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि डेफिनेशन देखा। उसके बाद में हमने इसके स्टेज देखी थी। उसके बाद में हमने इसके मेथड देखे। जो मेथड है वो सेपरेट हम पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। कौन कौन से मेथड है? एक तो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन। दूसरा हो जाएगा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको हम कायिक भ्रूण जनन के नाम से जानते हैं। थर्ड वन हो जाएगा हमारे मल्टीप्लिकेशन बाय एपिकल शूट, जिसको हम मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। और फोर्थ वन हो जाएगा हमारे एडवेंटियस बड, जिसको हम कक्षस्थ कलिका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसमें से हम ये शुरुआत के जो 2 हैं ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा, और इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है वो PDF आपको जितना भी अभी तक हमने पीछे का जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसका
सारा का सारा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना उसे, ठीक है ना। समझा दिया मैंने। और कई सारी ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो माइनर चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप उस PDF से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।